डियर स्टूडेंट, आज हम व्यापम सब इंजीनियर की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसके पार्ट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट के लिए ऐसा कौन सा कंपाउंड्स होते हैं, जो सीमेंट के ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो उसकी क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली इसमें एल्यूमिना रहता है। इसका आंसर होगा Al2O3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हाई बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। मतलब ऐसे कौन से फिल्टर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उपयोग करें जिससे हमें हाई बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी का पानी प्राप्त हो। तो इसमें का आंसर हो सकता है स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर का मेन फंक्शन क्या होता है कि यह हाई क्वालिटी का वाटर को फिल्टर करता है, साथ ही जो बैक्टीरिया लोड होता है वाटर में वो 98% तक रिमूव कर सकता है। लेकिन यदि हम रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो इसकी जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो स्लो फिल्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया लोड रिमूवल इफ़िशियंसी होती है रैपिड सैंड फिल्टर की वो 90% होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्लो सैंड फिल्टर। और अब इसमें जो ट्रिकलिंग फिल्टर दिया है, बेसिकली इसका उपयोग जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है सीवेज ट्रीटमेंट में उसके लिए किया जाता है। Which estimation method is suitable for different thickness of ball and different level of foundation। यदि कोई भी बिल्डिंग है और उसका अपन एस्टिमेट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें देखा है कि उसकी जो बॉल है उसकी थिकनेस अलग अलग है और उनके फाउंडेशन का भी लेवल अलग अलग है। तो इनमें से कौन सी विधि सबसे ज़्यादा क्या होगी, सूटेबल होगी। तो इसके ऑप्शन हैं लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड, दूसरा सेंटर लाइन मेथड, तीसरा पार्टली सेंटर लाइन एंड पार्टली क्रॉस बॉल मेथड एंड चौथा प्रीडोमिनेंट एस्टिमेट मेथड। तो इसका सही आंसर होगा पार्टली सेंटर लाइन एंड पार्टली क्रॉस बॉल मेथड। अब जो सेंटर लाइन मेथड होती है बेसिकली बिल्डिंग एस्टिमेट की, यह जनरली जो हमारी CPWD डिपार्टमेंट होता है इसके द्वारा एस्टिमेशन के लिए उपयोग की जाती है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है कि किसी भी शेप की बिल्डिंग हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप की हो या सर्कुलर शेप की हो या ऑक्टागोनल शेप की हो, मतलब डिफरेंट टाइप शेप की जो बिल्डिंग है यदि उसका अपन को एस्टिमेशन क्विक करना हो तो कौन सी मेथड उपयोग की जाएगी, सेंटर लाइन मेथड। द मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम का मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स या एक ऐसा फोर्स उसको जो स्टेबल रखता है या सेफ रखता है कौन है। ऑप्शन है विंड प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, वाटर प्रेशर एंड सेल्फ वेट ऑफ द डैम। तो इसका आंसर है कि मोस्ट स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर ग्रेविटी डैम क्या होता है, सेल्फ वेट ऑफ डैम। अब यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता कि मेन डीस्टेबलाइजिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी डैम, तो इसका आंसर हो सकता था विंड फोर्स, अपलिफ्ट फोर्स और वाटर प्रेशर। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज डिटरमिन्ड बाय। जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है वो किसके द्वारा डिटरमिन की जाती है। पहला ऑप्शन है मल्टीप्लाइंग ऑफ लेग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, एडिशन ऑफ लेग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है एडिशन ऑफ लेग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसका आंसर होता है। मतलब स्टॉपिक साइड डिस्टेंस बराबर होता है लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब अपन यहाँ पे समझते हैं कि स्टॉपिक साइड डिस्टेंस क्या होती है। मान लीजिए कि आप किसी रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं और आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा है, तो उस ऑब्जेक्ट से बिना टकराए हुए जितनी डिस्टेंस में आप अपनी गाड़ी को कंप्लीटली रोक सकते हैं वो क्या कहलाती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है यह दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है लेग डिस्टेंस और दूसरा होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेग डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो तुम्हारा रिएक्शन टाइम होता है ड्राइवर का, उस ड्यूरेशन में व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं,
लेग डिस्टेंस। जनरली यह मान लीजिए कि जो रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकेंड, तो 2.5 सेकेंड में या 2.5 सेकेंड में जो व्हीकल के द्वारा डिस्टेंस कवर की जाएगी वो होगी लेग डिस्टेंस। और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, जैसे ही आप ड्राइवर ने उस ऑब्जेक्ट को देखा जिससे वह टकराने वाला है तो वो क्या करता है, ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक लगाने पर भी व्हीकल कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंप्यूट एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप मार्क्ड ऑन पेपर इज नोन एज। मतलब कोई भी इर्रेगुलर शेप का कोई भी पेपर है या मैप है, उसका अपन को एरिया कैलकुलेट करना हो या पता करना हो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन है पेसोमीटर। जनरली पेसोमीटर का उपयोग, पेसोमीटर एक ऐसा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग नंबर ऑफ पासेस को काउंट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आप 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को अपने पास या पगों पासेस के माध्यम से कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अपन जितने नंबर ऑफ आपके पग होंगे या पास होंगे, कदम होंगे, उनको काउंट करने के लिए जो डिवाइस उपयोग की जाएगी वो कहलाएगी पेसोमीटर। प्लानीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग इर्रेगुलर शेप के नक्शे का एरिया फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लानीमीटर। अब तीसरा ऑप्शन है पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा कोई एक पर्टिकुलर मैप का जूम्ड मैप या रिड्यूस मैप बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बिल्डिंग का नक्शा है जो 1:100 स्केल पर बना हुआ है या A4 साइज के पेपर पर बना हुआ है, लेकिन आप उसे A3 में प्लॉट करना चाहते हैं, तो किसके द्वारा प्लॉट करेंगे, पेंटाग्राफ के माध्यम से। पेडोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होती है लीनियर मेजरमेंट के लिए या डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग अ कंप्रेसिव लोड इन अ ट्रस इज कॉल्ड। मतलब कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो कंप्रेसिव लोड को रेसिस्ट करता है, ट्रस में उपयोग किया जाता है, कहलाता है। पहला ऑप्शन है बैटन। बैटन एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जिसका उपयोग जनरली कंपाउंड्स कॉलम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, और यह बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। ओके। लेसिंग बेसिकली एक इंक्लाइंड मेंबर होता है या स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जो 2 कंपाउंड कॉलम को आपस में कनेक्ट करता है। यह बेसिकली शियर फोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। स्ट्रट एक ट्रस में उपयोग किया जाने वाला एक्सियली एक कंप्रेशन मेंबर होता है। मतलब ट्रस में जो इंक्लाइंड मेंबर्स होते हैं वो जिनमें कंप्रेसिव फोर्स आ रहा हो, उनको क्या बोलते हैं, अपन स्ट्रट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रट। चौथा है गसट प्लेट। गसट प्लेट बेसिकली माइल्ड स्टील की प्लेट्स होती हैं जिनका उपयोग ट्रस में अलग अलग कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। द रिंग एंड बॉल टेस्ट इज यूज्ड फॉर टू डिटरमिन द बिटुमेन ऑफ। मतलब रिंग बॉल एपरेटस का बिटुमेन के किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए पिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके। फ्लैश एंड फायर पॉइंट। फ्लैश और फायर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए लैब में पेंसी मार्टिन्स क्लोज्ड कप एपरेटस का उपयोग किया जाता है। विस्कोसिटी को मेजर करना हो यदि किसी भी फ्लूइड की, तो उसके लिए लैब में रेडवुड विस्कोमीटर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। और जो रिंग बॉल टेस्ट होता है, इसका जनरली बिटुमेन की सॉफ्टनिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। द कांस्टेंट हेड परमीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द परमीबिलिटी ऑफ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझते हैं कि परमीबिलिटी क्या होती है। परमीबिलिटी किसी भी फ्लूइड या लिक्विड की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह किसी पोरस मटेरियल की वॉइड्स के थ्रू क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं अपन, परमीबिलिटी। नहीं, माफ़ कीजिएगा, परमीबिलिटी किसी मटेरियल की या पोरस मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है
जिसके कारण वह फ्लूइड का फ्लो अपने वॉइड्स के थ्रू अलाउ करता है, उसको क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी। अब यदि कोई मटेरियल परमेबल होगा तो वह किसी भी लिक्विड के फ्लो को अपने वॉइड्स के थ्रू फ्लो को अलाउ करेगा, इसका एग्जाम्पल है सॉइल। यदि कोई भी मटेरियल इम्परमेबल होगा तो वह अपने वॉइड्स के थ्रू किसी भी प्रकार का लिक्विड का फ्लो अलाउ नहीं करेगा, इसका एग्जाम्पल हो सकता है आयरन। अब कांस्टेंट हेड परमीमीटर टेस्ट होता है जिसका उपयोग जनरली सॉइल की परमेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए उपयोग इसका किया जाता है। तो पहला है क्लेई सिल्ट। अगर कोई क्लेई सिल्ट है और इसकी अपन को परमेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट का उपयोग किया जाएगा, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो पहला ऑप्शन नहीं है इसका आंसर। दूसरा है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। जितनी भी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है जैसे सैंड और ग्रेवल, यदि इनका अपन को परमेबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट का उपयोग करेंगे, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। तो इसका आंसर क्या है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ओके। द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट इज। तो पहला ऑप्शन है IS 10262। IS कोड 10262 का उपयोग कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए किया जाता है। जो IS कोड 1343 होता है यह IS कोड है प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो इसका आंसर क्या होगा, IS 1343। IS 456 का उपयोग जितने भी प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी डिज़ाइन के लिए कौन से कोड का उपयोग किया जाता है, 456। और IS 2210 या 2210 का उपयोग जो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेल्स होती हैं उनकी डिज़ाइन के लिए IS 2210 कोड का उपयोग किया जाता है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी पर डे इज़ नोन एज। मतलब कोई भी एक स्किल्ड लेबर है उसके द्वारा एक दिन में जो काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं इन टर्न वर्क। क्या बोलते हैं उसको, इन टर्न वर्क। माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा आउट टर्न वर्क। मतलब किसी भी स्किल्ड लेबर के द्वारा कोई भी एक दिन में जो काम किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आउट टर्न वर्क। द बेसिक फॉर्म ऑफ अ ट्रस इज़। कोई भी ट्रस होते हैं जो स्टील या टिम्बर के, जो किसी भी मटेरियल के बनाए गए हों, उसका बेसिक जो फॉर्म होता है या शेप होता है वो क्या होता है, ट्राइंगुलर होता है। द बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रस इज ट्राइंगल। द स्लोप ऑफ रोड पेवमेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड। कोई भी रोड है तो उसकी लंबाई के अलॉन्ग जो स्लोप या ढाल प्रोवाइड की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है ग्रेडियंट। अब यदि क्वेश्चन ऐसा आता कि कोई भी रोड है तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब उसकी विड्थ के अलॉन्ग जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है उसका आंसर क्या होता, कैम्बर। अब इसमें पहला ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट बेसिकली किसी भी रोड की जो सेंट्रल लाइन होती है उसका जो लेआउट होता है ग्राउंड पर उसे क्या बोलते हैं अपन, अलाइनमेंट बोलते हैं। एल्टीट्यूड किस चीज़ को डिफाइन करती है, किसी भी पॉइंट का किसी भी डाटम सरफेस के रेफरेंस में क्या हाइट है। मान लीजिए कि कोई ग्राउंड लेवल से अगर उसको अपन रेफरेंस पॉइंट माने और कोई पॉइंट 100 मीटर ऊंचाई पर है तो उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, 100 मीटर। ओके। द डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ द ब्रिक्स कॉज्ड बाय द रेन वाटर फिलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स इज नोन एज। अगर कोई भी मान लीजिए कि गर्म ब्रिक्स है और उसके ऊपर पानी डाला जाए, रेन वाटर पड़ जाए, तो उसकी वजह से उसका शेप क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। तो इस डिफॉर्म शेप को क्या बोलते हैं, इसका आंसर होगा चुप्स। पहला जो चटका है या चुप्स है, यदि कोई भी हॉट ब्रिक्स है और उसके ऊपर रेन वाटर पड़ जाए तो उसके वजह से उसका शेप क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है या बिगड़ जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, चुप्स। अब इसमें क्या होता है, इफ्लोरेंस। कोई भी ब्रिक्स होती है तो उसमें जो सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं तो उसकी वजह से जब ये सॉल्ट वाटर के कांटेक्ट में आते हैं
तो उसके ऊपर एक नमक या सॉल्ट की लेयर या सफ़ेद टाइप के धब्बे आ जाते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इफ्लोरेंस। ब्लिस्टर्स बेसिकली जो हमारा जो प्लास्टर होता है बिल्डिंग की में बॉल की सरफेस पर, उसमें पाया जाने वाला एक डिफेक्ट होता है। ब्लिस्टर का सिंपल सा मतलब होता है फफोला। जब अपन जल जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो फफोले पड़ते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। तो इसी प्रकार से जो प्लास्टर्ड सरफेस होती है तो उसमें कुछ उठाव आ जाता है या फफोले टाइप का डिफेक्ट आता है मॉइस्चर कंटेंट के कारण या उसकी एज हो जाने के कारण, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टरिंग इन प्लास्टर। द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ ट्रेड इज टर्म्ड एज, जो हमारी स्टेयर केस होती हैं तो उसमें ट्रेड का कुछ हिस्सा प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? पहला होता है पिच। पिच बेसिकली दो कंजिक्यूटिव या एडजेसेंट रिबिट्स होती हैं या बोल्ट्स होते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? पिच। जो ट्रेड का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? स्कूटिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कूटिया। अब नोजिंग क्या होती हैं? एक फ्लाइट की अपन यदि बात करें तो जो स्कूटिया होती है मतलब या ट्रेड का बाहरी कोना होता है, तो उन सभी बाहरी कोने को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है वो क्या कहलाती है? नोजिंग। अब होता है सॉफिट। सॉफिट बेसिकली जो हमारा स्टेयर केस होता है तो उसकी जो स्लैब होती है, इंक्लाइंड स्लैब, तो उसकी जो बॉटम सरफेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉफिट। द रेशियो ऑफ डेली बीओडी applied to the aerator system in gram to total microbial mass in the system in gram is termed as। बेसिकली एरेटर में जो बीओडी अप्लाई की जाती है वो किस पर डिपेंड करती है? इसका आंसर है F/m रेशियो पर। किस पर डिपेंड करती है? F/m रेशियो, या इसे बोलते हैं फूड टू मास रेशियो। द एडिशन ऑफ वाटर इज़ डन फॉर द रिमूवल ऑफ। कोई भी वाटर होता है, जब हम अपन वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें एरेशन किया जाता है, किसके हटाने के लिए? डिजॉल्व गैसेस। जो हमारा वाटर होते हैं उसमें घुली हुई गैसेस होती हैं, जो अदर ऑक्सीजन और H2O के अलावा जो अदर गैसेस उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर का एरेशन करते हैं। हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए EDTA मेथड का उपयोग करते हैं। ओके। कलर को मेज़र करना हो यदि वाटर में तो एक इंस्ट्रूमेंट उपयोग किया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? टिंटोमीटर बोलते हैं। टर्बिडिटी को हम प्लेटिनम सिलिका स्केल फाइनली ग्रेन्ड सिलिका स्केल पर मेज़र करते हैं और एक टर्बिडिटी मीटर या नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट में एक्सप्रेस की जाती है। और यदि हमें टर्बिडिटी को रिमूव करना है तो किसके द्वारा किया जाएगा? सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। द टोटल डेप्थ ऑफ RCC स्लैब इज गवर्न बाय। कोई भी RCC स्लैब है उसकी टोटल डेप्थ किस पर डिपेंड करती है? तो पहला ऑप्शन है सर्विस एबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डेफ्लेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्विस एबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डेफ्लेक्शन। ओके। द फिनोमेना ऑफ रैकिंग आउट ऑफ जॉइंट टू फिल विद मोर्टार टू प्रोटेक्ट जॉइंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। जनरली हम जब स्टोन मैसनरी या ब्रिक मैसनरी करते हैं तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं सीमेंट को, उनके ऊपर एटमॉस्फेयर का बुरा इफेक्ट ना पड़े तो उनकी एक हाई क्वालिटी या रिच मोर्टार के द्वारा उनको कवर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉइंटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉइंटिंग। प्लास्टरिंग में क्या होता है कि जो बॉल होती है, बॉल की सरफेस, उसको कम्प्लीटली सीमेंट मोर्टार के द्वारा ढक दिया जाता है। लेकिन पॉइंटिंग के केस में क्या होता है, केवल हम जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, उनको भी ही रिच मोर्टार के द्वारा कवर करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉइंटिंग। वाइट वॉशिंग से मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बॉल सरफेस है यदि उसमें अपन लाइम या चूना है उसके द्वारा उसकी पेंटिंग कर दें तो उसको क्या बोलते हैं? वाइट वॉशिंग। और प्लास्टरिंग क्या होती है, कोई भी ब्रिक बॉल है या स्टोन मैसनरी बॉल है तो उसकी फेस को एक थिन लेयर ऑफ सीमेंट मोर्टार के द्वारा पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है।
थिन स्मूथ लेयर ऑफ सीमेंट मॉर्टर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टरिंग। द अरेंजमेंट मेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर एट द साइट ऑफ पियर कंस्ट्रक्शन इज नोन एज। जनरली हम किसी भी रिवर में जब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ड्राई साइड की, मतलब वहाँ पे पानी नहीं रहना चाहिए। तो उस ड्राई साइड को मेंटेन करने के लिए हम एक वहाँ पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉपर डैम। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉपर डैम। ओके। होल्ड फास्ट आयरन स्ट्रैप्स bent in the form of which of the following English capital letter at their ends। जनरली जो हमारे डोर्स होते हैं, डोर्स के पैनल्स हिंजेस के माध्यम से किससे कनेक्ट होते हैं, पोस्ट से, और उन पोस्ट को दीवारों में या कॉलम में फिक्स करने के लिए एक फास्टनिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट। और जो आयरन होल्ड फास्ट होते हैं वो जनरली जेड शेप के होते हैं। कौन से शेप के होते हैं, जेड शेप के। इन मोहर स्ट्रेस सर्कल द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज। जो मोहर स्ट्रेस सर्कल होता है उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2। द टफ एंड मोल्डेबल थर्मोप्लास्टिक यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लम्बिंग पाइप एंड फर्नीचर इज। जनरली जो हमारे घरों में प्लम्बिंग पाइप्स उपयोग किए जाते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, पीवीसी पाइप से। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होते हैं बेसिकली उनका उपयोग जो लार्ज वाटर बॉडीज़ जैसे लेक, रिवर आदि का हमें मैप प्रिपेयर करना हो तो कौन से सर्वे के माध्यम से करेंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो इसका आंसर होगा लार्ज वाटर बॉडी। माउंटेनियस रीजन को जो मैप शो करता है वो क्या कहलाता है, टॉपोग्राफिक सर्वे। ओके। हेवनली बॉडीज या खगोलीय पिंडों को जो सर्वे किया जाता है उनकी पोजीशन को पता करने के लिए उसको बोलते हैं अपन एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्लाइमेटिक सिस्टम को तो उसको बोलते हैं मौसमी सर्वे। अ फाउंडेशन इज़ कंसीडर्ड टू बी सैलो इफ डेप्थ इज़। जनरली जो हमारी बिल्डिंग में फाउंडेशंस का उपयोग किया जाता है वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सैलो फाउंडेशन और दूसरी होती है डीप फाउंडेशन। यदि हमारी फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ के बराबर हो या उससे कम हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सैलो फाउंडेशन। और यदि हमारी फाउंडेशन की डेप्थ विड्थ से ज़्यादा हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डीप फाउंडेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ। द फाउंडेशन विच सपोर्ट द लार्ज नंबर ऑफ फुटिंग ऑफ लोड ऑफ सिंगल यूनिट एंड कवर द होल लोडेड एरिया इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसी फुटिंग जो हैवी लोड को सपोर्ट करती है और जितना भी लोडेड एरिया होता है वो पूरे पर कंस्ट्रक्ट की जाती है। मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग का अपन निर्माण कर रहे हैं तो जनरली हम हर कॉलम के लिए एक इंडिविजुअल फुटिंग देते हैं, लेकिन यदि हम सभी कॉलम के लिए जितने भी बिल्डिंग में कॉलम हैं उनके लिए एक ही फुटिंग का निर्माण करें, मतलब एक स्लैब टाइप की डाल दें, मतलब एक स्लैब एज अ फाउंडेशन की तरह उपयोग की जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, राफ्ट फाउंडेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, राफ्ट फाउंडेशन। ओके। अब स्ट्रिप फुटिंग एक ऐसी फुटिंग होती है जिसकी लेंथ उसकी विड्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, मतलब लेंथ इज़ ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग एक ऐसी फुटिंग होती है जो एक से अधिक कॉलम के लिए प्रोवाइड की जाए। इसके जनरली दो शेप होते हैं, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग और दूसरा होता है ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग वो फुटिंग होती हैं जिसका मुख्य उद्देश्य जो कॉलम का लोड आ रहा हो उसको ज़्यादा एरिया में स्प्रेड या फैलाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो फुटिंग क्या कहलाती है, स्प्रेड फुटिंग। ये जनरली स्टेप्स में कंस्ट्रक्ट की जाती है। द सॉइलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जनरली हमने देखा होगा जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है या काली मिट्टी होती है
उसमें बहुत ज़्यादा सॉइलिंग होती है जब उसमें पानी आ जाए, और जब पानी को निकाल लिया जाए तो बहुत ज़्यादा वो श्रिंक हो जाती है। तो इसमें एक मिनरल्स पाया जाता है मोंटमोरिलोनाइट। तो जो मोंटमोरिलोनाइट मिनरल्स इन सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव सॉइलिंग एंड एक्सेसिव श्रिंकेज। और यदि किसी भी सॉइल में कायोलाइनाइट मिनरल प्रेजेंट हो तो उसमें किसी भी प्रकार की ना तो सॉइलिंग होगी और ना ही उसमें श्रिंकेज होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? चाइना के लिए, या चीनी मिट्टी होती है उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है? कायोलाइनाइट मिनरल्स। यदि हमारी सॉइल में एलाइट मिनरल्स प्रेजेंट हो तो इसमें श्रिंकेज भी होगा, सॉइलिंग भी होगा, लेकिन कायोलाइनाइट मिनरल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, लेकिन मोंटमोरिलोनाइट मिनरल्स के कंपैरिजन में कम होगा। तो मतलब यदि कोई भी सॉइल में एलाइट मिनरल्स प्रेजेंट हो तो ये एवरेज बिहेवियर देती है सॉइलिंग और श्रिंकेज के केस में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट कंक्रीट। मतलब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ या मटेरियल है जो सीमेंट कंक्रीट का घटक या कंपाउंड नहीं है? ठीक है, सीमेंट कंक्रीट में होता है, स्टोन्स होते हैं, मोर्टार और लाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? मोर्टार। मोर्टार क्या होता है? बेसिकली एक मिक्स होता है सीमेंट और सैंड का। और सीमेंट कंक्रीट क्या होती है? एक मिक्स होता है प्रोपोर्शनेट सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। तो मोर्टार एक अलग मटेरियल है और सीमेंट कंक्रीट अलग मटेरियल है। तो कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? मोर्टार। द डेप्थ ऑफ स्कोर अंडर ब्रिज पियर एंड एबटमेंट इज डिटरमिन्ड बाय द इक्वेशंस। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन स्कोर डेप्थ की, या डेप्थ ऑफ स्कोरिंग। जब आपने देखा होगा कि रिवर में क्या होता है, वाटर फ्लो होता है रैनी सीजन में, तो वह उसके बेड की जो मिट्टी होती है उसको स्कोर करता है या इरोजन करता है, उसको उखाड़ कर ले जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? स्कोरिंग ऑफ बेड। तो जब यदि मान के चलो किसी भी साइट पर आप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि ये कितनी मैक्सिमम डेप्थ पर वहाँ पे स्कोरिंग हो सकती है। तो इस स्कोरिंग डेप्थ को निकालने के लिए एक इक्वेशन का उपयोग किया जाता है जो जनरली होती है D बराबर 0.433 Q बाई F की पावर 0.33। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.473 Q बाई F की पावर 0.33, यानी दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। स्कोर डेप्थ बराबर हो जाएगा 0.473 इंटू Q बाई F की पावर 1/3 या 0.33। स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू फॉर प्योर बिटूमेन इन द रेंज ऑफ, जो हमारा बिटूमेन होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? इसका आंसर होगा 0.97 से 1.02। एबिसन ट्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनर ट्यूब विच इज इन एबिसन ट्यूब बेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टेनर ट्यूब बेल इन विच द डायमीटर ऑफ बेल पाइप इज केप्ट इक्वल टू। जो एबिसियन ट्यूब होती है उसकी पाइप का डायमीटर कितना रखा जाता है? तो इसका आंसर है 3.8 सेंटीमीटर। दिस मैथड डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैथड। जनरली जब अपन स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं तो दो मैथड्स के द्वारा किया जाता है। एक होता है फोर्स और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और दूसरी मेथड होती है डिस्प्लेसमेंट मेथड या स्टिफनेस मेथड। तो यहाँ पे कौन डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है। दूसरा स्लोप डेफ्लेक्शन मेथड भी एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन यह एक फोर्स अथवा फ्लेक्सिबल मेथड है। और जो कानीज मेथड है वो भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो इसका आंसर है जो डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है वो होगा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। क्या होगा? मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉसेस डज नॉट ऑकर्स इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। निम्नलिखित में से कौन सा लॉस सेंट्रीफ्यूगल पंप में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रिक्शनल लॉस।
बाकी लीकेज लॉसेस, हाइड्रोलिक लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस तीनों सेंट्रीफ्यूगल पंप में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बियरिंग जॉइंट? स्कार्फिंग जॉइंट, डेप्टेल्ड जॉइंट, टस्क टेनन जॉइंट एंड हॉल्बिंग जॉइंट। तो इसका आंसर क्या होगा? स्कार्फिंग जो जॉइंट होता है, स्कार्फिंग जॉइंट, वो बियरिंग का जॉइंट नहीं है। इसके अलावा डेप्टेल्ड, टस्क टेनन और हॉल्बिंग जॉइंट्स किस में पाए जाते हैं? बियरिंग्स में पाए जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।